चलिए तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का, और इस एक क्वेश्चन में ना सारा पूरा मैट्रिक्स और पूरा डिटर्मिनेंट का जितने कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट इसमें यूज हो जाते हैं इस एक क्वेश्चन को करने में। ये हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का ही आएगा, कभी भी कम मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। तो किस तरीके से क्वेश्चन होता है इसे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है ना। और स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, बहुत जरूरी है इसको समझना है स्टेप बाय स्टेप। इसमें एक भी स्टेप आपका मिस हुआ क्वेश्चन वहीं अटक जाएगा, उससे आगे क्वेश्चन जा नहीं पाएगा। चलिए तो देखना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल्स की जितनी भी हमारी कोफिशिएंट्स हैं उन सबको हम सिस्टमेटिकली अरेंज करके एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि सबसे आगे एक्स में एक्स का कोफिशिएंट्स लिखूंगा, तो एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ वाई का कोफिशिएंट -1, जेड का कोफिशिएंट 2। इधर नेक्स्ट अब इक्वेशन पे आ गए, तो नेक्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4, z का कोफिशिएंट -5, देन x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 3। ये हमारी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं मैट्रिक्स एक और इसके साथ मल्टीप्लाई में। वो मैट्रिक्स क्या होगी, जिस सिस्टम से हमने यहाँ पे क्या कहते हैं इनसे मैट्रिक्स फॉर्म करी है, तो ये किस किसके हमने वेरिएबल्स लिए थे इस डायरेक्शन में, है ना। अब वही वेरिएबल्स किस किस वेरिएबल के कोफिशिएंट हमने लिए थे इस डायरेक्शन में, वही वेरिएबल्स इस डायरेक्शन में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले x लिखा है, फिर y लिखा है, फिर z लिखा है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इज इक्वल्स टू में। अब इज इक्वल्स टू में क्या है, इज इक्वल्स टू में हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास कि यहाँ पे 7 -5 देन 12। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं इसका करते क्या है। अब इसका करते ये हैं कि हम इस मैट्रिक्स को तो A मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को X मान लेते हैं, और इस मैट्रिक्स को B मान लेते हैं। तो क्या ये हमारे पास A X इज इक्वल्स टू B लिखा है, राइट। कोई प्रॉब्लम इस बात में। अब बेटा एक बात समझो, देखो प्रैक्टिकली तो यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल्स टू B लिखा है, ओके। अब अगर मैं A को इधर की तरफ लेके आता हूँ तो हमारी बेसिक अलजेब्रा जो नॉलेज है वो ये कहती है कि A इधर आके डिवाइड होगा, ओके। बट मुझे ये बताओ डिवाइड होगा कैसे, या किस नंबर को डिवाइड करेंगे। भाई अगर यहाँ A के अंदर ही देखे जाए, हमारे पास 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -5 है, राइट। अब मेरे पास इतने सारे नंबर्स हैं इसमें, अब इनमें से किस नंबर से मैं यहाँ और डिवाइड भी किसको करूँ, 7 को करूँ, 5 को करूँ, 12 को करूँ, किसको करूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी कभी ऐसा हमारे पास सिचुएशन आती है, जिस भी किसी केस में कि हमारे पास कोई सिंगल मैथमेटिकल वैल्यू गिवन नहीं होती है, एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन नहीं होती है फॉर द डिनोमिनेटर, तो उस केस में डिवाइड हो नहीं सकता है। वहाँ हमारा कंसेप्ट लगता है इनवर्स का। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज़ और, आप मैट्रिक्स में पढ़ के आए होंगे कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर जो अभी जैसे मैंने बताया ना, देखो अगर मैं एल्जेब्रिकली देखूं तो उसमें तो कोई हमारे को तो प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल एक मैं 2 नंबर ले लूँ, लेटर्स हो 5 ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, आंसर हमारा 10 आ जाना है, या 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो भी आंसर हमारा क्या कहते हैं 10 ही आना है ना। भाई देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। तो अगर नॉर्मल हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं तो उसमें हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये मैट्रिक्स है ना। अब जब ये इधर जाके डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो इसीलिए ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। मैट्रिक्स के अंदर जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दैट केस पोजीशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कभी भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स B अगर है तो वो मैट्रिक्स B मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A के इक्वल होगा, ये ऐसा कोई खास इसमें रूल नहीं है, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है। हमेशा ध्यान रखो कि अगर मान लो मैट्रिक्स P इंटू मैट्रिक्स Q करा और मैट्रिक्स Q इंटू मैट्रिक्स P करा तो ये इक्वल नहीं होंगे, इनको इक्वल नहीं बोल सकते आप ऐसे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है बच्चों की क्या कहते हैं, जो आपका यहाँ पे A इनवर्स B है ये A इनवर्स B ही रहेगा, इसे B इंटू A इनवर्स मत कर देना कभी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो A इनवर्स निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला मेरा स्टेप है कोफैक्टर्स फाइंड करना, ठीक है, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड होते हैं, तो ये पोजीशन वाइज फाइंड होते हैं कोफैक्टर्स। तो पोजीशन वाइज भी कैसे फाइंड होते हैं हम देखेंगे। तो यहाँ मेरे पास आएगा कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए, पहले में इनको हम डिनोट करते हैं A से, AIJ कह लो। तो A11 हमारे पास आ जाएगा, A11 हमारे पास कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर
1 + 1। अच्छा बच्चों देखो, ऐसा ये जो मैंने -1 की पावर 1 + 1 करा है, इसका काम होता है सिर्फ साइन डिसाइड करना कि प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा, बस ये साइन डिसाइड करना होता है इसका काम, ठीक है ना। इसके लिए हम एक क्या कहते हैं बेसिक सा शॉर्टकट भी होता है, वो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। वो शॉर्टकट ये होता है कि आप इसे याद कर सकते हो कि पहला वाला हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा शॉर्टकट मत यूज़ करो, अगर नॉर्मल बोर्ड के क्वेश्चन में शॉर्टकट ना ही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रीज़न ये है कि कई बार ना बच्चे ऐसे प्लस माइनस करते करते मान लो गलती से 2 बार प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, तो ये ना हमारे साइन गलत हो जाते हैं, है ना, मतलब चांसेस है इसमें साइन की गलती होने की। तो इसीलिए मैं शॉर्टकट यूज़ करने के लिए बच्चों को मना ही करता हूँ, सजेस्ट मैं यही करता हूँ कि जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, जब तक आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठे हो, तब तक शॉर्टकट वगैरह मत यूज़ करो, ठीक। नाउ अब हमें करना क्या है इसमें, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम A11 कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो इसके लिए इसको और इसको छुपा लेंगे और ये मैट्रिक्स हम यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगा 4 - 5 - 1 3। तो ये हो गया हमारे पास 4 - 5 - 1 3, ठीक है जी। ऐसे ही फिर मैं निकाल लूँगा A12, तो A12 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2, और फिर यहाँ पे हमारे पास A12 क्या हो जाएगा, A12 ये वाली पोजीशन है ना, A12 है ये वाली पोजीशन, तो इसके लिए ये और इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 5 2 3, ये हमारे पास आ जाएगा, तो 3 - 5 2 3। फिर अब देखो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि ये है A12 हो गया A13, तो A13 में क्या आएगा हमारे पास, A13 में आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3, और फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास A13 में इसको और इसको छुपा देंगे, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा 3 4 2 -1, तो ये हो जाएगा 3 4 2 -1। अब यहाँ पे फिर हमारे पास आएगा A21, तो इसलिए हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ पे हमारे पास 2 1 यानी ये वाली पोजीशन, तो ये और ये छुप जाएगा, तो हमारे पास आएगा -1 2 -1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 2 और -1 3, ठीक है। देन A2 2, यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा ये है 2 2 2, तो ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये और ये छुप जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 2 2 3, तो 1 2 2 3। नेक्स्ट यहाँ पे है A23, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3। देन यहाँ पे आएगा कि ये है ना 2 3, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये और ये छुप जाएगा हमारा, तो बचेगा 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे A31, तो 31 के लिए -1 की पावर 3 + 1। अब यहाँ पे देखो A31 कौन सा हो जाएगा, ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये और ये छुप जाएगा, ये मैट्रिक्स हमारे पास बच जाएगा -1 2 4 -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 2 4 -5, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे A32, सो A32 के लिए हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2। अब A32 क्या हो जाएगा, ये तो ये क्या है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये छुप जाएंगे 1 2 3 -5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 -5। देन हमारे पास आएगा A33, तो A33 में -1 की पावर 3 + 3। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इन दोनों को छुपा देंगे, तो ये मैट्रिक्स बचेगा मेरे पास 1 - 1 3 4, तो यहाँ पर उसमें आएगा 1 - 1 3 4। अब देखो बच्चों, अब हम इनको जो है ना सॉल्व करेंगे, यहाँ मुझसे गलती हो गई, यहाँ मैंने स्पेस नहीं छोड़ा प्रॉपर, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ हम इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व होगा ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे -1 की पावर क्या है 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2, किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर 2 गई तो क्या पावर 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर, नेगेटिव की पावर इवन क्या होता है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव 1 किसी में मल्टीप्लाई हो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता नहीं। अब हम इसे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास,
इसका आएगा 4 3 जा 12 माइनस 1 माइनस 5 प्लस का 5, तो ये 5 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 5 7। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखो ये क्या है 1 + 2 है, ये 1 + 2 कैसा है और 3 मतलब ऑड नंबर, नेगेटिव के ऊपर ऑड नंबर, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो बाहर माइनस साइन लग जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 3 × 3 9, अब 2 × -5 माइनस का 10, और यहाँ होना होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 हो गया। तो ये आंसर आ गया -19। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये कैसा नंबर है, ये है 1 + 3, तो ये हो गया 4। अब 1 + 3 क्या होता है, 1 + 3 ये हो गया 4। 4 कैसा है, इवन नंबर, ये नेगेटिव के ऊपर इवन, पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 × -1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, -2 × 4 8, तो इसका आंसर आ जाएगा -11। यहाँ पे अब इसलिए 2 + 1 3, एक इवन एक ऑड नंबर हो गया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन बाहर। अब -1 × 3 माइनस का 3, अब -2 × हाँ ये 1 -1 × 2 माइनस का 2, तो माइनस साइन यहाँ पे आएगा हमारे पास पहले से, तो माइनस माइनस प्लस का 2। अब ये हो जाएगा -1 और माइनस के साथ माइनस साइन, तो प्लस का 1 हो जाएगा इजिकल्स टू, ये देखो ये क्या है अब हमारा यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया, तो 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो नेगेटिव के ऊपर इवन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 × 3 3 माइनस 2 2 जा 4, तो यानी कि -1। अब यहाँ पे अगेन 2 + 3 एक ऑड नंबर है, तो नेगेटिव हमारे पास साइन आ जाएगा। अब 1 × -1 माइनस का 1, 2 × -1 -2, -2 तो प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 1 के साथ -1। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अगेन ये 1 × अब देखो यहाँ 3 + 1 है, तो ये एक 3 + 1 4 होता है, तो 4 कैसा नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 × -3 सॉरी 1 × -5 -1 × -5 5 -4 × 2 8, तो आंसर आ गया -3। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 5 होता है, 5 कैसा नंबर, ऑड नंबर, अब -1 के ऊपर ऑड यानी कि नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है ना, अंदर 1 × -5 -5 -3 × 2 जा 6, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -5 -6 -11, और -11 के साथ माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 11। अब यहाँ पे लास्ट है हमारे पास 3 और 3 6, तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, तो पॉजिटिव के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। 1 × 4 4 माइनस साइन होता है, फिर 3 × -1 -3 माइनस × माइनस प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम ध्यान से देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि इन सब से जो है ना एक मैट्रिक्स बना लेंगे, और मैट्रिक्स किन से बनाएंगे, कोफैक्टर्स से ही, कि ऐसे A11 A12 A13 कोफैक्टर्स को उनकी अपनी पोजीशन पे डाल देंगे, कोफैक्टर्स को उनकी अपनी पोजीशंस पे डाल देंगे। मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ A31 A32 A33 ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म करा। ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब A11 क्या है हमारे पास, A11 है हमारे पास 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। A12 क्या है हमारे पास -19, तो यहाँ आ जाएगा -19। A13 क्या है -11, तो यहाँ आ जाएगा -11। A21 क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर A22 क्या है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। A23 क्या है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। A31 क्या है -3, तो यहाँ आ जाएगा -3। A32 क्या है 11, तो यहाँ आ जाएगा 11। A33 क्या है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम करेंगे ट्रांसपोज। अभी देखो हम जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं अब तक, डिटर्मिनेंट की पढ़ चुके हैं, कोफैक्टर्स पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे अब हम। अब ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो इससे हमें मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये बेटा ध्यान रखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें जो ये मिलेगा, अब ये क्या मिलेगा 7 1 -3 -19 -1 देन क्या कहते हैं -1 अगेन, सॉरी मैंने गलत कर दिया, -19 -1 11 -11 -1 7। नेक्स्ट है ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना,
ये हमारा है एडजॉइंट ऑफ ए, इसे मार्क करके रख लेना है, ये हमारा यूज होगा आगे। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजॉइंट ऑफ ए के बाद हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा बच्चों, अगर हमने कोफैक्टर निकाल रखा है ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना हमारा बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना अगर कोफैक्टर्स हमने पहले से निकाल रखे हैं। इसके लिए हम पहले डिसाइड करेंगे कौन सी रो या कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे। मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं पता है मैं उसे बता दूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करने के लिए आपकी जो मन करे, आप जो रो लेना चाहते हैं वो रो ले लीजिए, जो कॉलम लेना चाहते हैं वो कॉलम ले लीजिए। सिर्फ एक रो या फिर किसी एक कॉलम के अलॉन्ग ही हमें इसे सॉल्व करना होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि कोशिश करो अपनी तरफ से कि आप छोटे नंबर्स लो, क्योंकि जो छोटे नंबर्स होते हैं कैलकुलेशन ईजी होती है। मतलब वो रो या कॉलम पकड़ो जिसमें सबसे छोटे नंबर्स हो। तो मैं पहली रो पकड़ ले रहा हूँ, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे इसके अलॉन्ग मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो इसके अलॉन्ग जो मेरा सॉल्व होगा वो सॉल्व होगा इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो बेटा कि A11 इसके साथ A11 प्लस A12 इसके साथ A12 प्लस A13 इसके साथ A13। अब ये सारी वैल्यूज डालेंगे। देखो A11 क्या है हमारा 1 है ना, A11 है हमारा 1, तो यहाँ 1 डाल देंगे। और वहीं पे ये कोफैक्टर वाला A11 क्या आया है 7, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 प्लस A12 क्या है हमारा -1, तो यहाँ पे -1। और A12 कोफैक्टर वाला A12 क्या है हमारा -19, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -19। देन प्लस A13 क्या है हमारा 2, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 2। और कोफैक्टर वाला A13 क्या है हमारा -11, तो मैं यहाँ लिख लूँगा -11, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा हम इसे इधर कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाए। बेटा बहुत काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा टाइम लेता है पर, लेकिन हाँ आता भी ज़्यादा नंबर में ही है, ऐसे कोई कम नंबर में ही नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा कि इसे सॉल्व करेंगे पूरे को। तो इसे सॉल्व कैसे, ये सॉल्व कैसे होगा, ये होगा सॉल्व ये सॉल्व होगा अब कि 1 इंटू 7 7, -1 इंटू -19 प्लस 19, 2 इंटू -11 माइनस का 22, ठीक है ना। बेटा मैं इसे थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये -11, हाँ अब क्लियर समझ में आ रहा है। चलो इसे सॉल्व करेंगे तो 7 और 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, 26 में से 22 गए, आंसर आया मेरा 4, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, अब ये देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यह है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। अब हम इसमें देखेंगे, ये देखो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए ए इनवर्स, हमें क्या चाहिए ए इनवर्स चाहिए यहाँ पे। तो अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, उसका हमारा एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा, ज़्यादा कुछ खास उसके फॉर्मूले में है नहीं। इस क्वेश्चन में ना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ये क्वेश्चन, पर हाँ ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा लंबा है, ये क्वेश्चन लेंदी है पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कुछ बहुत अटपटा सा कोई फॉर्मूला या कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं आना है, बस लेंदी है, स्टेप्स याद रखने हैं अच्छे से, स्टेप्स को समझ के चलना है, स्टेप वाइज चलना है, तो हमारा ये बहुत इजीली हो जाता है। टाइम लेता है थोड़ा सा पर लेकिन हो जाता है इजीली। तो यहाँ पे हमारे पास हम फिर फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारा सिंपल एक फॉर्मूला है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए इनवर्स हो जाएगा हमारा 1/4, देन एडजॉइंट ऑफ ए ये है क्या है 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। नाउ अब इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 7/4 1/4 -3/4 -19/4 -1/4 11/4 -11/4 -1/4 देन 7/4। ये हो गया आपका ए इनवर्स, ठीक है जी।
ये हमारा आया ए इनवर्स। तो ये भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है इसमें, इसको भी हम मार्क करके रखेंगे। चलिए इसके आगे अब हमें जो यहाँ बोल रखा है बस अब ये करना है। ये जो हमें यहाँ बोला हुआ है ना, क्या बोला हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये जो बोला हुआ है तो यही करना है बस हमें। ठीक है, ये हमारा है अब लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, सो यहाँ पे x की वैल्यू है x y z, ए इनवर्स है 7/4, 1/4, -3/4, -19/4, -1/4, 11/4, -11/4, -1/4 और 7/4। फिर b की वैल्यू डालेंगे। अब देखो b हमारे को यहाँ से मिलेगा, ये है मेरा b, क्या है 7 - 5 12। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ b की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ आ जाएगा 7 - 5 12। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, राइट। सो यहाँ हो जाएगा x y z इज इक्वल्स टू 7/4 इंटू 7, तो 7 7 जो 49/4, 1 इंटू 5 -5/4, -3 इंटू 12 -36/4, नेक्स्ट -19 इंटू 7 तो हो जाएगा -133, 19 हाँ 133 होता है अपॉन 4, देन -1 इंटू -5 प्लस 5/4, देन 11 इंटू 12 प्लस 132/4। नाउ -11 इंटू 7 तो माइनस का 77/4, -1 इंटू -5 प्लस 5/4 और ये प्लस का 7 इंटू 12 यानी कि प्लस 84/4। देखो इनमें कुछ चीज़ें हैं जो शायद 2 से या 4 से इनसे डिवाइड कर दें, मैं नहीं करता हूँ। इसका इसलिए रीज़न है कि देखो सबका ही डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ये इजी कैलकुलेशन हो जाती है, सिर्फ हमें न्यूमरेटर ऐड सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। पर लेकिन अगर मैं ये डिवाइड कर करके डिनोमिनेटर्स बदल दूंगा तो फिर मुझे एलसीएम लेकर के और एक लंबे मेथड से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए उसे हम छोड़ देते हैं, हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं इसी। तो देखो यहाँ -36 -5 ये कितना हो जाएगा, -41, 49 - 41 ये हो जाएगा हमारा 8, तो यहाँ जाएगा 8/4। ठीक है जी, यहाँ पे अब देखो 132 -133 प्लस 132 तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा और 5 - 1 1 ओ 5 - 1 4/4 1 वैसे आंसर आएगा। नाउ अब क्या कहते हैं 84 + 5, तो 84 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 84 + 5 हो जाएगा 89, और 89 में से मैं 77 को अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं 12 आंसर आएगा, 12/4 ये हमारे पास आंसर है। अब देखो ये सब अब इजी कैलकुलेशन है, तो 4 से 8 यहाँ पे चले जाएगा 2, 4 से 4 कट गया 1 और 4 से 12 कट गया 3, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अलग से यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू x y z इज इक्वल्स टू 2 1 3 विच विल गिव अस x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा हो गया फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया फाइनल सॉल्यूशन। यही है बस इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, पर हाँ अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमें करना ज़्यादा कुछ नहीं होता, मतलब
करना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब इसमें को बहुत हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, बहुत हार्ड कोई ऐसे खास बड़े बड़े फॉर्मूलाज नहीं है, बस मेथड लंबा है, ये लेंथी क्वेश्चन है। और इसका फ़ायदा ये कि मार्क्स ज़्यादा देके जाता है, इसके अच्छे मार्क्स आते हैं, इसके अच्छे मार्क्स रहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा बीच बीच में वीडियो को स्टॉप करके। और कोई इसी तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए, कोई और टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना हो और कोई टॉपिक आपको जानना हो तो आप इस चीज़ के लिए हमको बता सकते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आगे।